Dear students, welcome to the class. Today we are going to discuss chapter 2, part 2, the Sahnai of Bismillah Khan. In previous class we had discussed the part 1, जिसमें हम लोगों ने एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ा, जो कि एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए कि डी फोड़ने के बावजूद भी वो बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन बनी और अपने लाइफ में सक्सेसफुल रही और जो भी उनका पैशन था, जो उनकी ड्रीम थे, उसको उन्होंने पूरे किए। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग एक और म्यूजिशियन जो कि बिस्मिल्लाह खां है, जो कि हमारे इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, जो जिससे हम लोग बहुत ही फेमिलियर हैं कि हाँ वो शहनाई बजाते थे। वो भारत रत्न जो कि इंडिया का सर्वोच्च अवार्ड है, उसको भी उनको उससे भी नवाजा गया है। तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि हाँ वो बनारस से बिलोंग करते थे, बिहार से बिलोंग करते थे। तो इन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि शहनाई बना कैसे और किस तरह से बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को बजाना स्टार्ट किया या शहनाई की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, और वो क्या सोचते थे जब उनको अवार्ड दिया गया भारत रत्न, वो क्या बोले, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है आप देख रहे होंगे, एम्परर और औरंगजेब बैंड। तो फर्स्ट पैराग्राफ में शहनाई को इंट्रोड्यूस किया गया है कि शहनाई कैसे बना। शहनाई से मिलता जुलता एक इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, जो कि औरंगजेब ने उसको बैन कर दिया था जस्ट बिकॉज कि वो अच्छा साउंड नहीं देता था, कर्कश म्यूजिक निकलता था, इसलिए। तो उससे ही मिलता जुलता एक नाई ने, जो बार्बर होते हैं, उन्होंने एक रॉड लिया, उसमें फिर होल्स किए और फिर शहनाई बनाया, इसलिए इसका नाम शहनाई लगा, क्योंकि इसको नाई ने बनाया था और फर्स्ट टाइम इसको शाहजहां यानी राजा के सामने बजाया गया था, राजा के महल में बजाया गया था, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of music instrument called pungi in the royal residence for it had a string unpleasant sound. राजा औरंगजेब जो थे, एम्परर औरंगजेब जो थे, उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी जो था उसको राजशाही घराने में बजाने पे बैन लगा दिया था। क्यों? क्योंकि वो अच्छी साउंड नहीं देती थी, वो जो है चुभने वाली साउंड प्रोड्यूस करती थी। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। पुंगी उसका नाम था क्योंकि वो जो है बहुत ही कर्कश ध्वनि प्रोड्यूस करती थी। Few had thought that it would one day be revived. कौन सोचा था कि एक दिन ये वापस से रिवाइव उसको किया जाएगा या उसको थोड़ा अच्छा करके वो अच्छा हो जाएगा, कोई ऐसा थॉट नहीं किया था। A barber of family of professional musician who had access to the royal place decided to improve the tonal quality of pungi. एक बार्बर जो कि प्रोफेशनल म्यूजिकल घराने का नाई था, उसने सोचा कि मैं इसकी टोनल क्वालिटी को यानी इसके टोन को बदलने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। He chose a pipe with a natural hole stem that was longer and broader than a pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने एक दिन उसको एक नेचुरल पाइप मिला जिसमें पहले से एक होल था, नेचुरल होल था, उसने उस पे और 7 होल्स यानी 7 और गड्ढे बनाए। आप शहनाई देखे होंगे तो उस पे ऐसे यहाँ पे जैसे बांसुरी में होल्स होते हैं, शहनाई में भी होते हैं, जिसको अप एंड क्लोज एंड ओपन करके बजाया जाता है। तो वो उसको लिए पाइप को और उस पे 7 और होल्स बनाए। When he played on closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. और जब वो उसको बजाए खोलते और बंद करते हुए, उस होल्स को मीन्स कुछ होल्स को बंद करते और कुछ को खोलते हुए जब वो उसको बजाए तो उसमें से मेलोडियस बहुत ही मधुर साउंड प्रोड्यूस हुआ। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. वो रॉयल घराने में, रॉयल में गए राजा के पास और वहाँ पे बजाए और वहाँ जितने लोग थे सब लोग उससे इम्प्रेस्ड हो गए। The instrument so different from the pungi had to be given a new name.
क्योंकि ये पुंगी से बहुत ही अलग इंस्ट्रूमेंट था, तो इसको एक नया नाम देना था, नया नाम सब लोग देने का सोचा। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई बारबर, दस इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई। ऐसा कहानी है या ऐसा माना जाता है क्योंकि ये सबसे पहली बार शाह के कक्ष में, शाह के चैम्बर में बजाया गया था, राजा के चैम्बर में, और इसको बजाने वाला एक नाई था, इसीलिए इसका नाम नाई और शाह शहनाई पड़ा। ठीक है, तो शहनाई कैसे इसका नाम पड़ा, शहनाई कैसे पुंगी को इम्प्रूव करके शहनाई बनाया गया, ये तो था फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ जो है, the sound of the शहनाई began to be considered auspicious, जो शहनाई की म्यूजिक थी उसको बहुत शुभ माना जाने लगा, बहुत इसको अच्छा माने जाने लगा। एंड फॉर द रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड इज indispensable कंपोनेंट ऑफ द नॉर्थ इंडिया वेडिंग, और क्योंकि इसको बहुत ही शुभ माने जाने लगा, यही कारण था कि इसको आज भी मंदिर में या फिर नॉर्थ इंडिया की कोई भी ऐसी वेडिंग नहीं होती जहाँ पे शहनाई न बजे, तो नॉर्थ इंडिया के हर एक शादी ब्याह में, मंदिरों में ये बजने लगा। इन द पास्ट, पुराने समय में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। पुराने समय में जैसे 9 रत्न होते थे ना, उसी तरह 9 संग्रह होते थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, उसमें से एक शहनाई भी था जिसको कि राजघराने में जगह प्राप्त थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन द टेम्पल एंड वेडिंग, लेकिन आजकल सिर्फ वेडिंग और टेम्पल में ही यूज किया जाता था। द क्रेडिट फॉर bringing this instrument into the classical stage goes to Star बिस्मिल्लाह खां। और शहनाई का क्रेडिट कि उसको उस हाई लेवल तक ले जाना या उसको इतना ज़्यादा फेमस करना, क्लासिकल स्टेज पे ले आने का, शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे ले आने का जो क्रेडिट है वो बिस्मिल्लाह खां को जाता है। अब हम लोग बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़े कि शहनाई कैसे बना, शहनाई कैसे फेमस हुआ, अब बिस्मिल्लाह खां कैसे शहनाई से जुड़े या कैसे वो शहनाई बजाने की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किए। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खां played गिल्ली डंडा नियर अ पाउंड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ घुमराव इन बिहार। 5 साल का लड़का बिस्मिल्लाह खां, जो कि एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेल रहे थे बिहार के घुमराव प्रदेश में। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chitra, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilogram, a prize given by the local Maharaja। वो रोज जाते थे पास के बिहारी जी मंदिर में और वहाँ जाके वो भजन चित्रा गाते थे, जिसके एंड में प्राइज के तौर पर उनको 1.25 किलो का बड़ा लड्डू वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा दी जाती थी, मिलती थी। दिस हैपेंड 8 years ago and the little boy was traveled for to earn and the highest civil award in India, the भारत रत्न। लेकिन ये लड्डू मिलने का जो काम था वो 80 साल पहले होता था। वो छोटा लड़का पूरे दुनिया घूम चुका था और यहाँ तक कि उसको भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलाइजेशन का सिविल जो प्राइज होता है भारत रत्न, वो भी मिल चुका है। सो born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belonged to a well-known family of musicians from Bihar। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह जो है वो एक जाने माने म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि बिहार के, मीन्स उनके परिवार में पहले से ही म्यूजिशियन थे, उनके पापा दादा सब लोग म्यूजिशियन थे। His grandfather रसूल बख्श खान was शहनाई नवाब of the भोजपुर किंग कोर्ट। उनके दादा जो थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई बजाते थे पहले ही से भोजपुर के राजा के कोर्ट में। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players।
और उनके पापा और उनके और भी जो पापा के पक्ष के लोग थे, जैसे बड़े पापा, दादा या दादा के भाई, जो लोग, वो लोग पहले से ही शहनाई बजाते आ रहे थे। मीन्स वो लोग पहले से ही शहनाई वादक थे, म्यूजिशियन थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ। छोटे लड़के के जीवन में संगीत बहुत ही पहले आ गई थी। क्यों? क्योंकि उनके घर में ही संगीत का माहौल था। दादा पापा सब शहनाई बजाते थे। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। और जब वो 3 साल के थे, उनकी मम्मी उनको मामा के घर लेके चली गई बनारस में, जो कि वाराणसी, बनारस वाराणसी आप लोग सब जानते हैं। वहाँ पे वो अपने मामा को शहनाई बजाते देख के उसकी ओर आकर्षित हुए। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। और जल्द ही बिस्मिल्ला जो है वो अपने अंकल के साथ विष्णु टेम्पल, जो कि बनारस में है, वहाँ जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अली बख्श, जो उनके मामा थे, उनको शहनाई बजाने के लिए रखा गया था। वो उनको उनके साथ वहाँ जाते और वो शहनाई बजाते और वो देखते रहते। Ali Baksh would play the शहनाई, Bismillah would sit captivated for hour on end। अली बख्श शहनाई बजाते और वो उनको कई घंटों तक लगातार सुनते और देखते रहते। Slowly he start getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। बहुत जल्दी ही वो भी स्टार्ट किए शहनाई बजाने की प्रैक्टिस लेना, कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे बजाते हैं, कैसे यूज करते हैं, और सारा दिन अपना जो है वो उसी के प्रैक्टिस में बिताने लगे। For year to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga become the young appreciant favorite haunts where he could practice in isolation। और बहुत सालों तक बालाजी मंदिर या मंगला मैया या फिर जो गंगा घाट होते थे, गंगा के किनारे की जगह, वो नए म्यूजिक सीखने वालों के लिए, यंग म्यूजिशियन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जगह होता था, जहाँ पे वो बैठ के अकेले में प्रैक्टिस कर पाते थे अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने का। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। और गंगा की बहती लहरें जो है वो उनको इंस्पायर करती थी ऐसे राग और ऐसे रागों को, ऐसे टोन को प्रोड्यूस करने में जो कि पहले शहनाई से नहीं हुई थी, या पहले उसको लोग नहीं मानते थे कि ये राग जो है वो शहनाई। संगीत के कई राग सुर ताल होते हैं ना, तो कई राग ऐसे थे जिनको कि लोग सोचते थे कि ये शहनाई से नहीं बजेगा। लेकिन बिस्मिल्ला का जब गंगा किनारे बैठ के प्रैक्टिस करते थे तो गंगा की लहरें ही उनको इंस्पायर देती थी। गंगा किनारे अगर आप भी बैठेंगे बहुत शांति मिलती है, तो उनको वहाँ, और एट द एंड ऑफ द स्टोरी आप पढ़ेंगे तो उनका जो पूरे वर्ल्ड वो घूमे, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा जगह जो है वो बनारस है। तो एक बार की घटना है, लास्ट में अभी आप पढ़ेंगे कि अमेरिका के यूएस के कोई उनके स्टूडेंट थे, वो बोले आप यहाँ आ जाइए, हम शहनाई स्कूल खोलेंगे, आपको बनारस इतना पसंद है तो हम बनारस जैसा सारा माहौल बनाएंगे, बहुत सारे मंदिर वगैरह सब एटमॉस्फेयर वैसा क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। तो बिस्मिल्ला खां बस एक ही बात रिप्लाई में बोलते हैं कि क्या तुम गंगा को भी अमेरिका ला सकते हो? क्या गंगा की लहरें जो मुझे इंस्पायर करती थी, जो मुझे सुकून देती थी, क्या तुम उन लहरों को भी यहाँ पे ला सकते हो? तो 5 पैराग्राफ तक अभी हम लोगों ने क्या देखा कि वो किस तरह से शहनाई बजाने की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। 6 में है, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल के जब थे तो वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ गए। At the end of his recital, Ustad Sayyad Khan patted the young boy's back and said, "Work hard, you shall make it." और जब कॉन्सर्ट खत्म हो गया तो जो उस्ताद सैयाद खान थे, उन्होंने छोटे लड़के यानी बिस्मिल्ला के पीठ थपथपाए और बोले कि कठिन मेहनत करो, तुम
जरूर ही सक्सेस होगे, तुम कर पाओगे। With the opening of the All India Radio with the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 comes बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। और जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हो रही थी, तब बिस्मिल्लाह को एक बड़ा ब्रेक मिला, बड़ा चांस मिला। He soon become an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो बहुत ही जल्दी रेडियो पे सुनने वाले पहले शहनाई बजाने वाले आदमी बन गए थे। मीन्स पहली बार उनकी ही द्वारा बजाई गई शहनाई रेडियो पे सुनाई गई। मीन्स रेडियो पे सुनाया गया तो दूर दूर के लोग भी उनके द्वारा बजाया गया शहनाई सुने। When India claimed independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the national anthem with his शहनाई। और जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने थे जिन्होंने अपने शहनाई से भारतीय राष्ट्रीय गान को बजाया था। He poured his heart out into the rag kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust and Destiny speech। और वो क्या बोले हैं कि उन्होंने राग काफी, जो एक राग होता है म्यूजिक का, राग काफी के थ्रू अपना दिल जो है वो बजा इतना अच्छा बजाए कि लोग बोले कि अपना दिल निकाल के रख दिए। बहुत ही अच्छा राग काफी बजाए लाल किले से, और उन ऑडियंस के बीच में बजाए जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, जाहिर सी बात है जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी है वो लोग थे। वहाँ पे आज़ादी मिला था, देश को आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहाँ पे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उन सब के बाद अपना जो उनका फेमस स्लोगन है ट्राइब्स एंड डेस्टिनी, वो अपनी स्पीच को वो वहाँ पर दिए थे। जैसा कि आज भी होता है, प्रधानमंत्री अपना स्पीच देते हैं लाल किला से, तो पहली बार बिस्मिल्लाह खां वहाँ पे अपने शहनाई से राष्ट्रीय नेशनल एंथम बजाए, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच दिए। तो इस तरह से 7 पैराग्राफ जो है उसको हम लोगों ने आज पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए जो पैराग्राफ है उसको 4 पैराग्राफ उसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।